हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होंगे। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों का मंथन जारी है। सत्ताधारी पार्टी ने पंचकुला में बैठक बुलाई। बैठक में सीएम नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत तमाम बीजेपी विधायक और मंत्री मौजूद रहे। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में राज्यसभा चुनाव पर मंथन किया गया। वहीं कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राव नरेंद्र और प्रदेश प्रभारी समेत तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र ने कहा कि हमारा उम्मीदवार एक तरफा जीता हुआ है। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी और इनेलो पर जमकर वार किया। बैठक हो रही, सेशन चला। राज्यसभा का तो पहले हो लिया फैसला। राज्यसभा का तो फैसला है, 2 सीट है, एक बीजेपी को जाएगी, एक कांग्रेस को जाएगी। उम्मीदवार 3 हैं, 2 बीजेपी के हैं, वो अपने आप फैसला करें कौन बनेगा उनमें, लेकिन कांग्रेस का एक जीतेगा। लेकिन सर जो चर्चा शुरू हो रही है सियासी तौर पे कि क्रॉस वोटिंग का खतरा है या ऐसी कोई बात है? ये तुम्हारी चलाई हुई चर्चा है। कांग्रेस का कोई विधायक नहीं जाएगा। कांग्रेस के विधायक सारे यही रहेंगे सर? कोई वहाँ शायद बीजेपी वाले कुछ करे तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के विधायक सब एक है। भारतीय जनता पार्टी का आपके सामने आया है, जिसने जानबूझ करके, वरना 2 सीटें थी, 2 उम्मीदवार होते आराम से चुनावी हो जाता, वोटिंग की जरूरत नहीं थी, अनअपोज होना चाहिए सर्वसम्मति से, लेकिन जानबूझ के तीसरा उम्मीदवार लाए हैं। गलतफहमी का शिकार है पुरानी वो। अब की बार उनकी सारी वहमी दूर हो जाएगा और कांग्रेस के विधायक बड़े मजबूती के तरीके के साथ अपने उम्मीदवार श्री करम सिंह बोध जी को राज्यसभा में भेजेंगे। सभी विधायक ट्रेंड है, किसी को सत्र की जरूरत नहीं है। और सत्र है तो हमारा विधानसभा सत्र चल रहा है, कहीं कहीं ले जा नहीं रहे। आपको हम आज यही है, कल भी यही मिलेंगे, परसों यही मिलेंगे, उससे अगले दिन भी यही मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। उनको बाद में 16 तारीख को अपना उम्मीदवार जिताने के बाद में फिर हो सकता है हम ले जाएं, लेकिन उसके पहले तो कोई जरूरत है नहीं। सभी बड़े मजबूत स्थिति के अंदर, सबने कहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो सुना आपने, कांग्रेस लगातार कह रही है कि हमारा उम्मीदवार एक तरफा जीता हुआ है। हम कहीं भी अपने विधायकों को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई डर नहीं है कि कोई फूट कर बिदक जाएगा। सिरसा से अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अमित, जो कांग्रेस ने इशारा दिया था कल कि हो सकता है कि हिमाचल शिफ्ट हो जाए, अब साफ कर दिया है कांग्रेस ने कि हमारे विधायक कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहे, हम कहीं भी उन्हें शिफ्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा जो उम्मीदवार है वो ऑलरेडी जीता हुआ है, तो हमें ऐसी कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अनामिका, बिल्कुल कांग्रेस के दावे तो बड़े होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनके दावे जो है वो अक्सर खोखले नजर आते हैं, क्योंकि उनके उम्मीदवार की फर्जियत हो चुकी होती है। क्योंकि पिछले राज्यसभा चुनावों की अगर बात करें तो उन्हें काफी जो है वो नुकसान उठाना पड़ा था, और संभवतः अब इस बार भी जो है बीजेपी को भी और जो निर्दलीय उतरे हैं उन्हें भी उम्मीद है कि खेला होगा और जो राज्यसभा चुनाव में बाजी जो है वो कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी। हालांकि दावे देखिए लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो हिमाचल में और दूसरी कोई जगह, चाहे वो कर्नाटक की बात करें, वहां के लिए तैयारियां लगातार जारी है। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस अपने दावों पर कितनी खरी उतरती है, क्योंकि अक्सर यह देखने में आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतिक चाल को मजबूती से चलती है और उसमें कांग्रेस के जो कांग्रेस की सारी रणनीति फेल हो जाती है। अब इस बार देखने वाली बात है कि 16 मार्च को क्या होगा, क्योंकि देखिए देश की जो 37 सीटों पर जो चुनाव होना था उसमें से 26 पर तो निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। जो 11 सीटें बची है उनमें जो 2 सीटें जो है वो हरियाणा की भी है। तो ऐसे में यहाँ पूरी उम्मीद है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जो है वो हो सकती है। इसी को लेकर ही कांग्रेस अपनी तरफ से चला रही है, और जैसे भारतीय जनता पार्टी और जो निर्दलीय उनके समर्थन से अपनी तरफ से चाल चला रही है। आपने कहा कि वो अपनी चाल चल रही है कांग्रेस, तो कांग्रेस ने फिलहाल क्या चाल चला है? क्योंकि वो तो साफ इनकार कर रहे हैं कि हमने तो विधायक कहीं शिफ्ट किया नहीं है। जी बिल्कुल, शिफ्ट नहीं करेंगे तो रोक के कैसे रखेंगे? क्या वाकई राव नरेंद्र जो कह रहे हैं कि हम संगठित हैं और कहीं फूट कर नहीं बिदकने वाले, वो देख रहे हैं आप? अनामिका, लगातार इस तरह की स्थिति कांग्रेस में रही है। जब जब भी चुनाव आया है उनकी ओर से दावा किया जाता रहा है कि वे एकजुट हैं
और एकजुटता के मंत्र के साथ वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाकर उनकी जो उनमें बिखराव नजर आता है और इसी वजह से उनकी जो रणनीतियां बनाई गई होती हैं, जो दावे किए गए होते हैं, वो फेल साबित होते हैं। अब लगातार देखिए जिस प्रकार की चर्चाएं थी कि कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल में किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और या कर्नाटक में ले जाया जाएगा, लगातार ऐसी चर्चाएं थी। अब उनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि उनके विधायक कहीं नहीं जा रहे, तो यह देखने वाली बात है कि कितनी मजबूती के साथ वे उन्हें चंडीगढ़ या उनके अपने स्थानों पर रखेंगे। हालांकि बैठकों का दौर देखिए लगातार जारी है अनामिका, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। भारतीय जनता पार्टी अभी कांग्रेस पर ही थोड़ी देर और बात कर लेते हैं अमित। कांग्रेस के लिए क्या साख का सवाल नहीं हो जाएगा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के लिए या सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा के लिए, क्योंकि अभी उनके पास बहुमत से ज्यादा वोट है, 31 चाहिए, उनके पास ज्यादा संख्या है, ठीक है। अगर बहुमत से ज्यादा वोट होने के बावजूद भी उनका उम्मीदवार किसी कारणवश नहीं जीतता है तो इसका जवाब देते बहुत भारी पड़ेगा राव नरेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा को। जी बिल्कुल, यह सीधे रूप में आपने सही कहा अनामिका की साख पर सवाल है ये, क्योंकि अगर 37 सीटों के 37 विधायकों के दम पर भी जब आप 31 नहीं ले पा रहे और वहां दगाबाजी हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टी में टूटन है, बिखराव है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण जो तर्क जो चले आ रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीति को जानने वाले सियासी लोग हैं, वे लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो विधायकों को एकजुट रखना होता है। और इस बार स्थितियां अलग है, क्योंकि देखिए एक तरफ से तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कई जो कांग्रेस के विधायक हैं वो उनकी तारीफ करते, वो सीएम की तारीफ कर रहे हैं, और दूसरा लगातार उनके साथ वे किसी न किसी रूप में उनकी मुलाकात रहती है। तो ऐसे में उन विधायकों के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि वे कांग्रेस के दम पर जो चुनाव जीतकर आए तो थे, लेकिन अब वे गुणगान जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री का कर रहे हैं, या जो कई बार जो देखने में आता है कि वे अपनी मुलाकातों के दौर इस तरह से रखते हैं जिससे उनकी स्थिति संदिग्ध हो जाती है। इसी संदेह के बीच ही कई तरह की बातचीत, जो कई तरह के नाम कई तरह की बातचीत चल रही है, कई तरह के मुलाकातों का दौर भी हम देख रहे हैं, आप लोगों के जरिए अपडेट हो रहे हैं। अमित, बीजेपी की बैठक पर भी बात कर लेते हैं। एक उम्मीदवार जीता हुआ है, सतीश नांदल को बतौर निर्दलीय सामने रखा गया है। सतीश नांदल के लिए किस तरह की एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, कैसी जुगत है 16 मार्च को फतह के लिए? अंक गणित कैसे सेट किया जा रहा है, बेसिकली सवाल ये कुछ दिख रहा है आपको, कैसे अंक गणित सटीक बैठेगा उनके लिए? अनामिका, बिल्कुल सही बात है कि कुछ न कुछ उन्होंने अपनी रणनीति बनाई होगी ताकि चुनाव में अपना दमखम दिखा सके। हालांकि नांदल के साथ एक विडंबना है कि जब भी उन्होंने चुनाव मैदान में वे उतरे हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, चाहे वे दल में किसी में रहे, पहले वे इनेलो में थे, वहां भी उन्हें हार मिली। अब उनके लिए एक जो अवसर आया है राज्यसभा चुनाव में, निर्दलीय के तौर पर उतरे हैं, लेकिन उन्हें पहले तो सबसे जो अपने 3 निर्दलियों के साथ साथ 2 इनेलो के विधायकों का समर्थन जुटाना है। भले ही बीजेपी के जो शेष बचे हुए जो वोट होंगे वो उन्हें मिल जाएंगे क्योंकि उनका समर्थन उन्हें हासिल हो चुका है। कांग्रेस में कितना तोड़फोड़ कर पाते हैं, उसके लिए क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उसके लिए रणनीति बना रही है, ये ऐसे तमाम सवाल है। एक में काम करते हैं, अगर उन्हें अपना विरोध जताना ही है तो वे इस चुनाव में तटस्थ रहे अपने 2 विधायकों को लेकर। तो ऐसा एक बड़ा सवाल है कि क्या इनेलो निर्दलीय उम्मीदवारों ने इन्हें चुनावी समर में उतारा है तो 3 वो वोट आ रहे हैं। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि हमारे जो 17 वोट बचेंगे वो हम सतीश नांदल को देने जा रहे हैं। इनेलो बैकग्राउंड रहा, जैसा अभी आप बता रहे हैं, बिल्कुल गढ़ी सापला किलोई से 2 दफा ये इनेलो की तरफ से लड़े थे भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ और 1 दफा बीजेपी की तरफ से लड़े भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, लेकिन इन्हें तीनों ही बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन काफी दिग्गज के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो इनेलो का बैकग्राउंड रहा, तो इनेलो के भी 2 वोट ये हो सकता है कि बटोर ले। इनेलो भले नहीं कह रही है, लेकिन वो किस तरफ जाएगी ये अभी भविष्य के गर्भ में ऐसा आप और हम कह सकते हैं। बाकी वो वोट भी अगर इनके खेमे में आता है तो इनको बहुत कम वोट की आगे जरूरत पड़ेगी। इस अंक गणित पर ही मैं आपसे सवाल लेना चाह रही थी अमित, कि किस तरह से बाकी के 9 वोट को वो
अपनी तरफ खींचेंगे, या और क्या वहां पर ऐसा खेल हो सकता है कि सतीश नांदल के सिर पर जीत का सेहरा सजे? इसे जानने के लिए मैं फिर लौटूंगी, नजर बनाए रखिए। फिलहाल अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।